नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए वो 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं आज के मोटिवेशन कोटेशन की ओर, जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगा। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए, थोड़ी ठोकर थोड़ा दर्द ये भी तेरा इम्तिहान है, जो हार गया वो टूट गया, जो डटा रहा वो ही महान है। दोस्तों, जब आप अपने इस दर्द में भी डटे रहेंगे, लगातार अपने प्रयास को बनाए रखेंगे, करते रहेंगे, तो एक दिन आप महान जरूर बनेंगे। और आप महान कब बनेंगे? तो हर किसी का एक एक लक्ष्य होता है। आपका क्या लक्ष्य है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उस लक्ष्य के लिए क्या जरूरी है ये मैं आपको बता सकता हूँ, और वो है लगातार प्रयास करना, लगातार डटे रहना। जब आप डटे रहेंगे तो एक दिन सफलता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, भारत भारत और किस यूरोपीय ब्लॉक के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहा है? तो दोस्तों, एक है अपना यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, इसके 27 देश सदस्य हैं। ठीक है, इसमें 27 देश सदस्य हैं, लेकिन अब भारत ने जो समझौता किया है वो इस ईयू के साथ न कर कर 4 ऐसे देशों के साथ किया है जो इस ईयू से बाहर हैं। ईयू से बाहर है, यानी है तो यूरोप के देश, पर लेकिन यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है। ऐसे 4 देशों के साथ भारत ने अभी समझौता, और जिसको हम अभी किस नाम से जानते हैं? तो EFTA, यानी यूरोप या यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस नाम से जानते हैं। और इसमें ये 4 देश कौन कौन से हैं? तो ये 4 देश आपके, एक हो गया नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और एक लिंकेस्टाइन। तो ये 4 देशों के साथ भारत ने अभी क्या किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हमने नाम दिया है टेपा। क्या नाम दिया है? टेपा नाम दिया है। और इस टेपा की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इस टेपा की फुल फॉर्म होगी ट्रेड एंड इकोनॉमिक, ट्रेड और इकोनॉमिक, ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसका क्या नाम होगा? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसका नाम होगा। तो 4 देशों के साथ हुआ है, जिसमें 4 देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिंकेस्टाइन। इन 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? तो दोस्तों, जैसे ही एक देश दूसरे देश में कोई सामान भेजता है, तो उस सामान पर, आने वाले सामान पर, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये देश है, ये यूरोप है, ये यूरोप के 4 देश हो गए, इसमें एक इधर हो गया भारत। ठीक है, अगर भारत यहाँ पर कोई सामान भेजेगा और ये यहाँ पर कुछ सामान भेजेंगे, तो हर देश अपने यहाँ आने पर, यानी हमारे यहाँ अगर अपना सामान बेचना है तो क्या लगाते हैं? कुछ टैरिफ लगाते हैं, यानी टैक्स लगाते हैं। ठीक है, कि हमारे यहाँ सामान बेचना है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। अब ये सामान टू सामान वेरी करता है, यानी हर सामान पर अलग अलग तरह का टैक्स लगता है। अब इस टैक्स को एक फ्रेम में डाल देते हैं, यानी एक मिनिमम टैक्स लगा देते हैं कि इन इन सामानों पर लिस्ट के साथ कि एक मिनिमम टैक्स लगेगा, यानी बेचने वाले की ये सरदर्दी नहीं होगी कि मुझे इस जगह जाकर ये टैक्स देना है और इस जगह जाकर ये टैक्स देना है। उन्होंने फिक्स कर दिया कि इस पर इतना टैक्स लगेगा। तो इससे क्या है, वहां पर निर्यात करने में या सामान को वहां पर अपना भेजने में आसानी हो जाती है। तो इससे क्या होता है? व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये ट्रेड एग्रीमेंट अभी किसके साथ हुआ है? तो 4 देशों के साथ हुआ है। और 4 देश कौन से हैं? तो गैर ईयू देश हैं, यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर के 4 देश हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया। ठीक है, कब साइन हुआ था? तो मार्च 2004 में इसको साइन किया गया था, और इसका उद्देश्य है प्रगतिशील
टैरिफ मुक्तिकरण, निवेश सुविधा और दोनों बाजारों में पहुंच को बढ़ाना, जैसा कि मैंने आपको समझाया। इसकी मुख्य विशेषताएं ये मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आपका मन करे तो इनको एक बार आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये दोनों देशों के बीच सामान के लिए समझौता हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं कहाँ पर ये देश उपस्थित हैं। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत, और भारत से पश्चिम में चलते हैं तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, यूरोप का है। ठीक है, यूरोप का हिस्सा है, इसमें 4 देश हैं। तो एक तो आपको छोटा देश यहाँ पर दिख रहा होगा जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। यहाँ पर हो गया आपका आइसलैंड, ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्वे, और यहाँ पर है आपका लिंकस्टाइन। तो ये 4 देशों के साथ अभी क्या किया है, भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिसका नाम दिया गया है टैपा। ठीक है, अब पिछले कुछ रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल वाटिका टीवी चैनल किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया है? तो ये 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में टीसीए कल्याणी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो टीसीए कल्याणी हमारे कौन बने हैं, महालेखा नियंत्रक बने हैं, महालेखा नियंत्रक बने हैं। हाल ही में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? तो एससीओ में भी हमारे प्रधानमंत्री भाग लेने गए थे, तो ये चीन में इसका आयोजन हुआ। हाल ही में युद्ध अभ्यास 2025 किन देशों के बीच किया जाता है? तो युद्ध अभ्यास नाम का युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का आपके लिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? तो आज आपको समझने को मिलेगा ये डीए क्या होता है और डीआर क्या होता है, और ये कब जरूरत पड़ेगी आपको, जब आप किसी सरकारी नौकरी में चले जाएंगे तो हर साल दिवाली से पहले आपकी नजर रहा करेंगी इस पर कि भैया कितना डीए बढ़ा। तो डीए क्या होता है, तो डियरनेस अलाउंस, और डी आर क्या होता है, तो ये होता है डियरनेस रिलीफ। ठीक है, ये दोनों होते हैं। अब ये डियरनेस अलाउंस जो है ये मिलता है वेतन भोगियों के लिए। वेतन भोगी कौन है, जो वेतन का भोग करते हैं, यानी जो वेतन प्राप्त करते हैं सरकार से, उनको क्या मिलता है, डीए। और जो ये होते हैं पेंशन भोगी। डीआर किसके लिए, पेंशन भोगियों के लिए, यानी जो सरकार से पेंशन ले रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनको डीआर मिलता है। अभी हाल ही में सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने इन कर्मचारियों को तोहफा दिया है। किसको, तो जो हमारी पीएम मोदी जी हैं, पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में जो हमारी कैबिनेट कमेटी है, उसने जो डीए केंद्रीय कर्मचारी हैं, किसके लिए, तो याद रखेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या किया है, उनके डीए और डीआर में कितने परसेंट की, 3% की बढ़ोतरी की है। यानी उनको अब डीएनएस में 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी महंगाई भत्ता आप मान सकते हैं ज्यादा मिलेगा। अब ये कब से लागू होगा, तो इसकी लागू करने की तारीख रखी है अक्टूबर 2025 में, पहली तारीख 1 तारीख को, यानी 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू होगा। गांधी जी के जन्मदिवस से एक दिन पहले ही लागू ये हो चुका है। ठीक है, तो 1 तारीख से आपको ये मिलेगा। अब जैसे ये बढ़ गया है तो सरकारी नौकरियों में राज्य में भी इसी की सिफारिश की जाएगी, और लगभग यही वहां पर भी रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में आपको देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर से आपके कर्मचारियों की क्या होगी, तनख्वाह बढ़ जाएंगी। अब इसमें प्रभाव कितना पड़ेगा, यानी इससे कितने लोग इफेक्टेड होंगे, तो इसमें 2 लोग मैंने बताया, एक तो वेतन वाले और एक होंगे पेंशन वाले। तो वेतन वाले लोग कितने हैं, तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो 49.19 लाख कर्मचारी वेतन पाते हैं, वो इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, और 68.72 वेतनभोगी, इतने लाख इससे वेतनभोगी प्रभावित होने वाले हैं। यानी इनकी मजे ही मजे हैं। जैसे 49.19 लाख यहाँ से और 68.72 लाख यहाँ से, इससे महंगाई से, वो भत्ते से प्रभावित होने वाले हैं। निर्णय केवल बढ़ती हुई महंगाई के दबाव देने के लिए ये सरकार क्या है, हर साल बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है, क्योंकि जिस एवरेज में महंगाई बढ़ रही है लोगों के, महंगाई भत्ता भी उस एवरेज में बढ़ना चाहिए। अब महंगाई भत्ते की बात करें, महंगाई की, तो हमारे यहाँ
2014 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था उर्जित पटेल समिति। कौन सी? उर्जित पटेल समिति। ठीक है, ये समिति जब बनी तो इन्होंने सिफारिश की, और सिफारिश में क्या कहा कि भारत में जो महंगाई दर है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 4% होनी चाहिए। 4% यानी इससे बढ़ेगी या घटेगी नहीं। तो इन्होंने इसके लिए क्षेत्र भी दिया। क्या कहा कि ±2%। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 4% तो होनी चाहिए, माइनस में 2% तक जा सकती है, और प्लस में भी 2% यानी 6% से। यानी महंगाई कहां से कहां तक होनी चाहिए? 2% से 6% के बीच में महंगाई दर होनी चाहिए। और अभी के हिसाब से 3% के आसपास महंगाई दर है, तो उस हिसाब से उन्होंने क्या है, डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया है सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसका वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा? तो डीआर के करण के राजकोषीय वार्षिक लाभ इतने करोड़ की अनुमानित है कि इतना करोड़ आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी सरकार ने, आपको मैंने बताया था, रेलवे कर्मचारियों को भी क्या किया है, तोहफा दिया है, और उन्होंने कहा है कि आपके परफॉर्मेंस बेस्ड आपको बोनस दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या? इससे होगा लोगों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, तो वो खर्च ज्यादा करेंगे तो मांग बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था अभी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे मोदी जी कितने गहन सोच में है इतना बढ़ाने के लिए 3%। चलिए रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो नारियल खाओ और सेहत बनाओ दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। भूल गए कि याद है? बताओ। हाल ही में भारत में ई बस अपनाने के मामले में उड़ीसा का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान आया था, मैंने आपको पढ़ाया था। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली, ये क्या है? एक संस्था है जो रेटिंग जारी करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत 2028 तक क्या बन जाएगा? तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत कौन सी है? तो 4th क्रम की है। और किसे पीछे छोड़कर बना है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था किसे पीछे छोड़कर बना है? ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार एशिया की सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित देश जो बताया गया है वो है सिंगापुर को बताया गया है। चलिए, हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा घोषित किया गया है? दोस्तों क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर बाल विवाह की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसको देखते हुए हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने 27 अगस्त 2024 को, कब से? 27 अगस्त 2024 को एक अभियान शुरू किया और जिसका नाम था बाल विवाह मुक्त भारत। क्या नाम था इसका? तो इस अभियान का नाम था चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। ठीक है, ये अभियान भारत में चलाया गया। अभी जब ये अभियान चलाया गया तो अब इसके रिजल्ट भी आने लगे हैं। अब इसके रिजल्ट में जो ये बालोद है, बालोद जिला ये कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला क्या घोषित हो गया है? तो ये बाल विवाह मुक्त घोषित हो गया है। ठीक है, तो बाल विवाह मुक्त घोषित कौन हुआ है? तो बालोद जिला कहां का? छत्तीसगढ़ का घोषित हो गया है। ठीक है, आधिकारिक रूप से पहला क्या हो गया है? ये जिला हो गया है। अब बाल विवाह मुक्त घोषित कब किया जाता है? जब पिछले 2 वर्ष में यहाँ किसी स्थान से बाल विवाह का मामला ना दर्ज हुआ हो। बाल विवाह का मामला ना आया हो तो उसको क्या कहते हैं? बाल विवाह मुक्त कर दिया जाता है। तो अभी इसमें बालोद में पिछले 2 साल से कोई बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए इसको क्या है? बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ का आधिकारिक रूप से पहला बाल विवाह मुक्त जिला है। ठीक है, तो पीएम मोदी के साथ ही इन्होंने क्या किया? हमारे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने अभी 75वां जन्म दिवस मनाया। किसका? पीएम मोदी जी का। तो इस पर इन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक सूरजपुर क्या है? जिला है, और इसके 75 ग्राम पंचायतों को 75
ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया, बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी हो गया यहीं पर ही एक सूरजपुर पंचायत में क्या है 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। अब जो है हमने अभियान चलाया था, कौन सा अभियान चलाया था? तो ये अभियान था हमारा चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। इसके तहत छत्तीसगढ़ ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2028 तक छत्तीसगढ़ को हम क्या करेंगे, बाल विवाह मुक्त कर देंगे, बाल विवाह मुक्त कर देंगे। ऐसा किसने किया है? लक्ष्य बनाया है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, अब इसमें सहयोग कौन कर रहा है? तो इसमें इसका सहयोग जो ये रिजल्ट आया है यूनिसेफ के माध्यम से किया गया है। यूनिसेफ ने इसका सहयोग किया है। यूनिसेफ क्या है तो हम अभी आपको बताते हैं, भाई बताने का काम तो है ही ना अपना। तो यूनिसेफ के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 65 में 46, 1946 में इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। न्यूयॉर्क किसके किनारे है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। ये उसमें किसकी मदद कर रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ की मदद कर रहा है, किसमें? चाइल्ड मैरिज फ्री उसको बनाने में। ठीक है, चलिए, तो बालोद जिले को यह उपलब्धि हासिल हुई है। 2 वर्ष शून्य मामले, मतलब पिछले 2 वर्ष में सबसे कम मामले घोषित किए गए हैं। और दस्तावेजों के कानूनी प्रक्रियाओं के बाद बालोद को 463 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इतने निकायों को घोषित कर दिया गया है। स्थानीय परिवारों में जागरूकता फैलाना और ये प्रक्रिया, मतलब आप ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक, ये हो गई हमारे लड़कियां जिनकी शादी बालकपन में नहीं हुई। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ कहां पर है? तो हमारे एमपी से अलग होकर 2000 में एक राज्य बना है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के जो सीएम बने हैं वो विष्णुदेव साय हैं। विष्णुदेव साय यहाँ के क्या है? तो विष्णुदेव साय यहाँ कर सीएम हो गए। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल परनाइक नहीं, रोमेन, यहाँ के हैं रोमेन। राज्यपाल कौन हुए यहाँ के? तो यहाँ के रोमेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। रोमेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ जो नेशनल पार्क हैं उनका नाम है कांगेर घाटी, एक हो गया गुरु घासीदास। ठीक है, तो कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती, ये यहाँ के क्या हो गए? 3 नेशनल पार्क हो गए। तो ये 3 नेशनल पार्क जो हमारे कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा आध्यात्मिक उपहार मिला है? जापान से कौन सा आध्यात्मिक उपहार मिला है? तो इनको दरुमा गुड़िया मिली है। गुड़िया मिली है। दरुमा गुड़िया क्या है? समृद्धि की देवी के रूप में इन्हें जापान में माना जाता है। ठीक है, भाग्य और समृद्धि की। हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त ऋण तंत्र JCM किस वैश्विक समझौते के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत के बीच यह समझौता हुआ तो पेरिस समझौते के अधीन ये आता है। पेरिस समझौते के अधीन भारत और जापान के बीच संयुक्त ऋण तंत्र की क्या हुई है? स्थापना हुई है। जीएसटी परिषद ने किस संविधान संशोधन के अंतर्गत तहत स्थापित की गई थी? तो ये 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके साथ की गई। हाल ही में सरकार द्वारा 1500 करोड़ खनिज पुनर्चक्रण योजना कितने वर्ष के लिए लागू की गई है? तो ये 6 वर्ष के लिए लागू की गई है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को किस अवसर पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया? तो अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पर 1925 में आरएसएस यानी आरएसएस की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1925 में। और इसके जो स्थापनाकर्ता थे, यानी किसके द्वारा स्थापना की गई, तो बलीराम हेडगेवार, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925। तो इनका पूरा नाम था केशव बलीराम हेडगेवार, और इन्होंने स्थापना कहां पर की थी? तो नागपुर में 1925 में स्थापना की थी। और अब 2025 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और इस अवसर पर क्या किया गया? तो हमारे पीएम मोदी द्वारा इनके डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इनके हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर ये सिक्का जारी किया। तो इनकी स्थापना कब हुई? तो 100 वर्ष की इसकी स्थापना की गई। स्वयंसेवक संघ क्या है? तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जो अपने आप अपने ऊपर लोगों की सहायता करती है और किसी धर्म किसी जाति का भेदभाव नहीं करती है। और ये भारत का एक मजबूत पिलर है जिसने भारत को आज तक एक सूत्र में बांधा हुआ है। यानी कहीं भी कोई आपदा आ जाए तो ये लोग अपने आप पहुंचकर सरकार का इंतजार नहीं करते, लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और बीजेपी और इनके बीच में काफी घनिष्ठ संबंध है। तो स्थापना कब हुई? तो 1925 में केशव बलीराम हेडगेवार द्वारा स्थापना हुई। प्रकृति स्वयंसेवक आधारित संगठन है जो अनुशासन, सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्रीय सेवा पर केंद्रित है। यानी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिलता जैसा कि आरएसएस में देखने को मिलता है। चलिए, तो ये हमारे मोदी जी हो गए, इन्होंने अभी सिक्का जारी किया है। NIRF 2025 में IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में किस वर्ष तक लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो ये 7 वर्ष से यही काम जारी रखे हुए हैं। हाल ही में NPCI द्वारा संचालित श्रेणियों में यूपीआई की एक दिन में अधिकतम ट्रांजैक्शन सीमा क्या कर दी गई है? तो ये 10 लाख कर दी गई है। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश मिलकर कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? श्रीलंका। कौन सा कर रहा है? तो भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। हाल ही में चांदी के गहनों के लिए HUID आधारित स्वैच्छिक हॉलमार्क भारत में किस प्रभावी रूप से कब लागू हुई थी? तो ये 1 सितंबर 2025 से लागू हुई, ठीक है। हाल ही में ड्रोन कवच अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ? एक युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। और आपने इसमें देखा होगा भारत ने सीमा पार नहीं की लेकिन पाकिस्तान को सीमा पर हिला दिया। और इसका कारण क्या था? भारत की जो ड्रोन तकनीक है। दरअसल पाकिस्तान भी भारत के S-400 की तरह अपना डिफेंस सिस्टम चालू किए हुए बैठा था, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अपने डमी प्लेन यहां से भेजे जो सैन्य जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, उस समय यूज किए जाते हैं। जब वायुसेना का परीक्षण होता है तो उस समय एक डमी प्लेन यूज किया जाता है जिससे कि पीछे पायलट जो हमारे लड़ाकू विमान में बैठा है वो उस डमी प्लेन पर निशाना लगा के उसको प्रैक्टिस कर सके। यानी अभ्यास करने के लिए एक डमी प्लेन तैयार किया जाता है, वो थोड़ी देर तक उड़ सकते हैं। तो इनको भारत ने पहले भेजा और पहले भेजकर जैसे ही पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने उस पर हमला किया कि ये प्लेन भारत का आ रहा है, तो भारत के उन प्लेनों को पता चल गया, लड़ाकू विमानों को पता चल गया कि भारत पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है कहां पर रखा हुआ है। तो भारत ने उसको डिफेंस सिस्टम को उड़ाया और उसके बाद पाकिस्तान को इतनी मार मारी कि वो घुटनों पर आया कि भैया सीज फायर कर लो। तो अभी उसके लिए आपने देखा होगा ड्रोन का प्रयोग भी भारत ने काफी बड़े पैमाने पर किया। यानी अब सेना की जो कार्रवाई होती है उसमें सेना बॉर्डर पार नहीं करती, एक बॉर्डर के एक तरफ रहकर युद्ध करती हैं। किससे?
ड्रोन से और मिसाइलों से। यानी इसीलिए भारत ने जो अग्निवीर योजना है इसमें सेना के खर्च को कम करने के लिए सैनिक भर्ती को कम कर दिया है, क्योंकि अब सेना की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी तकनीक की आवश्यकता है, और तकनीक के लिए पैसे की आवश्यकता है। अगर भारतीय सेना अपने लोगों पर ही पैसा खर्च करती रहेगी तो उसको नए हथियार खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो इसीलिए उन्होंने सेना में कटौती कर दी। ऐसा आपने अपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। तो इसके लिए ड्रोन अभ्यास अभी कहाँ पर किया गया है, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में यह अभ्यास किया गया है। और इस अभ्यास का नाम क्या है, ड्रोन कवच। ड्रोन कवच अभ्यास का नाम इसका रखा गया है। और कहाँ पर हुआ है, तो ये वायुसेना के एक कमांड, जिसे हम वायुसेना की पूर्वी कमांड, वायुसेना की पूर्वी या ईस्टर्न कमांड ने क्या किया है, इसको आयोजित किया है। और ईस्टर्न कमांड की भी एक टुकड़ी है जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, स्पीयर कॉर्प्स। इसने ये आयोजित किया है। स्पीयर कॉर्प्स अभी हाल ही में चर्चा में भी रही थी, क्योंकि इन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, अरुणाचल की सर्वोच्च चोटी, उसको क्या किया था, फतेह किया था, यानी उस पर चढ़ाई की थी। ठीक है, तो इस वजह से भी ये चर्चा में रही। और अब किस लिए चर्चा में है, क्योंकि इसने अभी ये अभ्यास किया है, जिसका अभ्यास का नाम क्या है, तो ड्रोन कवच नाम का ये अभ्यास है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसकी चोटी का नाम है गुरीचेन। क्या नाम है, सर्वोच्च चोटी गुरीचेन यहाँ की सर्वोच्च चोटी भी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की। चलिए, तो ये हो गया, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अभ्यास करते हुए ड्रोन से कैसे उनको मार गिराना है और कैसे दुश्मनों पर हमला करना है। अरुणाचल प्रदेश ये भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी है ना। और इसमें एक कीबुथु स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहाँ के सीएम पेमा खांडू, यहाँ के राज्यपाल परनाइक यहाँ के राज्यपाल हो गए। यहाँ के त्योहार की या उत्सव की बात करूं, तो यहाँ पर एक मेला होता है जिसको हम परशुराम कुंड मेले के नाम से जानते हैं, और ये काफी फेमस है यहाँ का परशुराम कुंड मेला। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर मॉलिंग नेशनल पार्क पाया जाता है। मॉलिंग के साथ एक नेशनल पार्क और पाया जाता है जिसका नाम क्या है, नामदफा और मॉलिंग, दो नेशनल पार्क यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए, हाल ही में खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है, तो जो हमारे खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार है वो पीयूष जी ने संभाला है, पीयूष गोयल जी ने संभाला है। ठीक है, ये वो वाले पीयूष गोयल नहीं, दूसरे हैं। यूपीएससी की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यूपीएससी ने उत्कृष्टता केंद्र सीओपी स्थापित करने की घोषणा कब की है, तो इन्होंने 4 सितंबर को ये घोषणा की थी। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर साल 100 से अधिक मौतों में कितनी मौत आत्महत्या से होती है, तो 1% से अधिक मौतें इसके कारण होती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में इलाहाबाद के लिए कितने जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है, तो 26 की सिफारिश की है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस से 75 वर्ष की सेवाओं पर विशेष सम्मान प्रदान किया है, तो हमारे यहाँ जब देश आजाद हुआ और संविधान का निर्माण हुआ, संविधान कब बना, तो 1950 में, तो हमारे यहाँ पर 1950 में ही राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए क्या बना, तो बना प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, यानी अंगरक्षक, राष्ट्रपति के अंगरक्षक। ठीक है, अब इनके जो स्थापना के कितने वर्ष हुए हैं, तो अभी इनके 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस 75 वर्ष पूरे होने पर तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति भवन में इन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और वहां पर इन्हें क्या किया, सम्मानित किया। तो जो हमारा पीपीजी यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड
भारतीय सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। तो ये आप याद रखेंगे, पीबी जो है, पीबीजी यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो रेजिमेंट है, ये भारतीय सेना की सबसे है इस पुरानी है, जिसकी स्थापना 1773 में बनारस के वाराणसी में वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग को आप जानते होंगे, 1772 का जहां पर एक्ट आया था, उसी समय पर ये ही क्या थे, हमारे क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उससे पहले बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन 72 के बाद ही क्या बनने लगे, गवर्नर जनरल बन गए थे। तो इन्होंने प्रारंभ 50वीं वाली टुकड़ी शामिल की गई, जिसे विस्तार दिया गया था। 27 जनवरी 1950 को, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत गणराज्य बनने के बाद राष्ट्रपति अंगरक्षक नाम दिया गया। लेकिन पहले बन तो पहले से गई थी, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया जब हमारा संविधान बना, और इसका नाम क्या कर दिया गया, तो राष्ट्रपति अंगरक्षक कर दिया गया। 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रेजिमेंट का पहला सिल्वर टेम्पेट बैनर प्रस्तुत किया था। ठीक है, पीबीजी एकमात्र रेजिमेंट है जिसमें 2 स्टैंडर्ड्स रखने की अनुमति है। राष्ट्रपति का स्टैंडर्ड्स ऑफ बॉडीगार्ड और पीबीजी का रेजिमेंट स्टैंडर्ड्स, यानी 2 स्टैंडर्ड इसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें, तो ये हमारे, ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये है इनके अंगरक्षक लाल ड्रेस में। तो इनके 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने इसे सम्मानित किया। अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर दीपक मित्तल ने किस देश में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दीपक मित्तल को कहाँ का, तो यूएई का बनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कुल कितने शिक्षकों को चयन किया गया है? तो इसमें लगभग 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। हाल ही में तूतीकोरिन बंदरगाह की इनॉग्रेट की गई नई हरित हाइड्रोजन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। और भारत का लक्ष्य कब का है कार्बन उत्सर्जन में? 0 कार्बन भारत का कब का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि भारत किस वर्ष तक अपने उत्सर्जन को शून्य करने वाला है। हाल ही में नीति आयोग ने किस वर्ष तक दालों का आयात दुगना करने की बात की है? तो 2047 तक हम क्या कर देंगे, दालों का जो उत्पादन है वो अभी से दुगना कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाल ही में गज रक्षक ऐप किसके लिए बनाया गया है? दोस्तों, गज रक्षक, जैसा कि आप नाम से सुन रहे होंगे, गज रक्षक यानी हाथियों की सुरक्षा। और हाथियों की सुरक्षा किससे? मानव से। मानव क्या है, आजकल मानव और हाथी संघर्ष, मानव और हाथी संघर्ष काफी बढ़ चुका है। हाथी संघर्ष काफी बढ़ चुका है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, असम में क्या हुआ था, असम में गज मित्र पहल शुरू की गई थी। गज मित्र पहल कहां पर? असम में शुरू की गई थी। अभी क्या हुआ है, एमपी के एक नेशनल पार्क में, जिसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो एमपी के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में क्या हुआ है, ये ऐप लॉन्च किया गया और जिसका नाम क्या है, गज रक्षक ऐप। और इस ऐप के द्वारा हम क्या करेंगे, हाथियों पर निगरानी रखेंगे। हाथियों पर क्या करेंगे, निगरानी क्यों? क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र में न जाएं जहां पर मानव रहते हों और मानव को उनसे नुकसान पहुंचे, और मानव ऐसा कोई कदम उठा ले जो हाथियों के लिए अच्छा ना हो। तो यानी मानव और हाथी के संघर्ष को रोकना इसका मेन उद्देश्य होगा। तो कहां पर? एमपी के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हुआ है। ठीक है, गज रक्षक ऐप की स्थिति, चाल, व्यवहार और रियल टाइम इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हाथियों को गांव के करीब आते हुए एसएमएस नोटिफिकेशन, वॉइस कॉल, सायरन के माध्यम से चेतावनी दी जाएगी कि हाथी इधर आ रहे हैं। ऑफलाइन कार्य कक्षा से लेस होगा और दूर दराज के क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी की आ जाएगी। अपलोड हाथी की फोटो वगैरह और झुंड कहाँ घूम रहे हैं, इसका क्या करेंगे, सब परीक्षण कर लेंगे। तो ये हाथी घूमते हुए तुरंत बता देंगे कि भैया हाथी निकल चुका है, हथियार उठा लो, भगाने के लिए, मारने के लिए नहीं। हाल ही में आरबीआई ने आर गांधी को यस बैंक के किस पद पर नियुक्त किया है? तो इन्होंने कौन से पद पर नियुक्त किया है? गैर कार्यकारी निदेशक। गैर कार्यकारी निदेशक इन्होंने बना दिया है। हाल ही में किस क्रिकेटर को स्क्रैचर ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज मियां भाई कहाँ के? हैदराबाद के। हाल ही में अंगीकार 2025 अभियान किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया? तो अंगीकार जो है हमारा, अंगीकार जो प्रोग्राम है, पीएम आवास
पीएम आवास 2.0 योजना के तहत शुरू किया गया। हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुतिन चरणवीराकुल को किसने आधिकारिक रूप से नियुक्त किया है? तो यहाँ पर जो राजा होता है वही नियुक्त करता है। तो नई प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अन्वेष महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अन्वेष महोत्सव का आयोजन हमारे यहाँ पर पटना में किया गया। ठीक है, कहाँ पर? तो पटना में किया गया। पटना कहाँ पर है? तो बिहार में पटना है। और यहाँ पर ये किसके लिए है? तो अन्वेष उत्सव जो हमारे कवि हुए, साहित्यकार हुए, अनुवादकार हुए, जो अनुवाद करते हैं, तो इन सबको सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। और अब इसका आयोजन कहाँ किया? तो पटना बिहार में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कार्यक्रम हो गया जो पटना बिहार में जिसका आयोजन किया गया है। बिहार जिसकी राजधानी क्या मैंने बताई आपको? बिहार। ये रहा, एक बॉर्डर इसका नेपाल से, इधर वाला यूपी, नीचे वाला झारखंड और इधर वाला वेस्ट बंगाल से मिलता है। अब इसकी बात करें राजधानी की, तो पटना इसकी राजधानी है। यहाँ के नीतीश कुमार सीएम है, नीतीश जी सीएम है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल हो गए। नेशनल पार्क एकमात्र इसका वाल्मीकि है। और क्या बचा इसका? तो ये सब हुआ किसके बारे में? बिहार के बारे में। हाल ही में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसको प्रदान किया गया है? तो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो यूनुस अहमद को प्रदान किया गया है। यूनुस अहमद को प्रदान किया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था? तो इन्होंने जो भूपेन हजारिका थे, हमारे भूपेन हजारिका, उनकी 100वीं शताब्दी पर सिक्का जारी किया। हाल ही में 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में विजेता कौन बने हैं? तो यहाँ पर मैक्स कार्लसन यहाँ पर विजेता बने थे। हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके रूप में हर्षवर्धन जी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो बूढ़े लोगों के लिए जो दिन मनाया जाता है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले दिन हमारे गांधी जी का जन्मदिन है। ठीक है, तो थीम इसकी क्या है? 2025 की इसकी थीम क्या रहेगी? तो 2025 की इसकी थीम होगी, 2025 में इसकी थीम थी ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पिरेशन, आवर वेलबींग, आवर राइट्स। तो ये इसकी इतनी लंबी क्या हो गई, क्या हुई? तो ये इसकी थीम हुई। ठीक है, 2025 में यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ने संकल्प 58/13 अपनाया, जिसमें 81 सदस्य राज्यों का समर्थन था। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और अधिकारियों को कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज तैयार करने के लिए खुला कार्य समूह स्थापित किया जाएगा। 1980 में 65 वर्ष से ऊपर की आबादी 260 मिलियन थी। 2021 में ये 761 मिलियन हो गई। 2050 में लगभग 17% जनसंख्या के बूढ़े लोग होंगे। अधिकांश वृद्धि विकासशील देशों में हो रही है जहां सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर है। ठीक है, तो वहां पर ज्यादा इनकी समस्या है। ठीक है, एक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1982 में वृद्धावस्था की प्रथम विश्व सभा का वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना अपनाया गया है। 1990 में यूएन ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कब बनाया? तो 1990 में ये घोषित किया गया कि हम ये दिन मनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो जो हमारी पुरुषों की स्पर्धा थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो पुरुष कंपाउंड टीम। तो पुरुष कंपाउंड टीम ने ये जीता है। हाल ही में लेविज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आलिया भट्ट जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अरुंधति राय ने स्मरणात्मक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है मदर मैरी कम टू मी।
ये इस पुस्तक का नाम है। हाल ही में यूएस ओपन पुरस्कार किसने जीता? तो यूएस को जीतने वाले हमारे कौन थे? तो जिनकी कार खो गई, कार खो गई का मतलब कार्लोस, ठीक है, कार्लोस हो गया इनको, ये इनका नाम है। राजीव वर्मा 1 अक्टूबर 2025 से किस पद के कार्यभार संभालने जा रहे हैं? तो ये क्या होंगे? दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में कौन पदभार संभालने वाले हैं? तो ये हमारे पदभार संभालने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको 10 क्वेश्चनों को पढ़ा। तो कृपया अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।